नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, है ना। और उसमें से 2 पार्ट हो चुका है, मतलब क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका है। और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, मतलब 51 से, है ना। तो 51 से शुरू करते हैं आज। 2 पार्ट अगर नहीं देखे तो पहले उसका जाकर देखिए, तब आपको यहाँ से देखने में मज़ा आएगा। चलिए शुरू किया जाए। 50 हो गया था, हाँ 51 होगा। 51 में है कि किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है। C-32 LH2 क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है, बनाया है कौन? तो ये बनाया है हॉल जिसको बोलते हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। ये बनाया है इसरो के लिए, ठीक ना। याद रखिएगा, अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि हॉल जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है इस 2024 में। तो ये करंट अफेयर का मुद्दा है, इसको याद रखिएगा। और अब फिलहाल जो है इसको महारत्न के कंपनी दर्जा देने से महारत्न कंपनियों की संख्या भारत में कुल मिला के 14 गो हो गई है। पहले 13 गो था, तो अब हो गया 14 गो। लास्ट में इसको शामिल किया गया है हॉल को। अगर हॉल के बारे में बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1940 ईस्वी में। बंगलोर में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है, ठीक है। ये सब बात याद रखेंगे आप, ठीक ना। एक तो ऑप्शन दिया हुआ है क्या, अच्छा बात करते हैं थोड़ा सा इसरो के। तो इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। अगर बोले तो इसके जनक कौन थे इसरो के? तो विक्रम साराभाई इसके जनक थे। और अभी अगर बात करते हैं इसके अध्यक्ष वर्तमान में, तो V नारायणन इसके अध्यक्ष हैं, ठीक ना। उसी तरह से एक सैन्य जो बनाता है वो है DRDO का स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में। तो ये सब याद रखना है ना। एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को भी भेल कहते हैं, है ना। इसका स्थापना 1964 में हुआ था। एक होता है NTPC, इसका स्थापना 1975 में हुआ था, 75 में, है ना। और एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में, ठीक ना। तो ये सब बात यहाँ से आपको नोट करना है। अच्छा, जितनी भी महारत्न कंपनियाँ हैं, खास करके महारत्न कंपनियाँ, उसका स्थापना का जो वर्ष है वो हाल में याद होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, हो सकता है कि 4 गो ऑप्शन दे दे, 4 मिलाने के लिए दे देगा, मतलब 4 गो जानिएगा तभी एक नंबर उठ पाएगा आपका। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या जो होता है ना, वो होता है उत्पादक के। उत्पादक किसको बोलते हैं? जो खुद से प्रोडक्शन करता है, जो खुद से अपना खाना बनाता है, खुद से बढ़ता है, जैसे हो गया पेड़ पौधे, घास वगैरह हो गया, वो होता है। लेकिन इसमें आंसर जो आयोग दिया है वो दिया है अपघटक, ठीक ना। तो देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला अगर नॉर्मल रहे, जनरल खाद्य श्रृंखला रहे, तो सबसे अधिक उसमें होता है संख्या उत्पादक की, मतलब पेड़ पौधे घास फूस की। लेकिन वही खाद्य श्रृंखला कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना। उसी में से एक होता है अप्रद खाद्य श्रृंखला। तो अप्रद खाद्य श्रृंखला बोलेगा तो उसमें सबसे अधिक संख्या होती है अपघटकों की। अपघटक जो होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, इसकी संख्या सबसे अधिक होती है ना। अगर ऐसे ही बात करें, इस दुनिया में सबसे अधिक संख्या किसकी हो सकती है? तो अपघटक ही हो जाएगा। जैसे बैक्टीरिया हम बोले अपघटक होता है, कवक हम बोले अपघटक होता है। तो बैक्टीरिया शायद इस दुनिया में है ही क्या? जैसे हम भी यहाँ में आ रहे हैं तो मेरे चारों आसपास कमरे में बैक्टीरिया भरे हुए हैं, जहाँ भी ताजा बैक्टीरिया भरा हुआ है। बैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है कि बैक्टीरिया जो है ना, सर्वविदित है ना। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? ओमनी प्रेजेंट है ये, मतलब हर जगह विद्यमान रहता है। धरती के 30 फीट नीचे तक रहता, सॉरी, धरती के 16 फीट नीचे तक गहराई खोदिएगा तो वहाँ बैक्टीरिया मिल जाएगा। वायुमंडल में हो सकता है, चिमनी के भट्टा जो होता है उतना टेम्परेचर होता है, उसमें होता है ये बैक्टीरिया। ठंडी प्रदेश में, मतलब अंटार्कटिका क्षेत्र में होता है। तो ये हर जगह होता है ना। इसकी संख्या इसकी सबसे अधिक हो सकती है ऐसी। लेकिन यहाँ जनरली क्वेश्चन रहेगा कि खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? तो वो होता है उत्पादक की, मतलब घास पौधे की। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है अपघटक। तो अपघटक भी हो जाएगा, लेकिन ये अप्रद खाद्य श्रृंखला का है। ये क्वेश्चन सही से लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आयोग जो कहता है वो मानना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या? अपघटक आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 53 में कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, अभी तक 2024 तक
5 फरवरी 2024 तक जो है ना परमवीर चक्र जो है वो पुरस्कार, परमवीर पुरस्कार दिया गया है मात्र 21 मतलब 21 लोगों को अभी तक दिया गया है, जिसमें से 14 लोग जो है मरणोपरांत उनको मिला है, बाकी सब कुछ जीवित थे उनको मिला है। तो ये सब बात रखना है आपको यहाँ से। अच्छा, यहाँ तक बात करते हैं परमवीर चक्र के मतलब शुरुआत कब हुआ था। ये हुआ था 1950 में। परमवीर चक्र 1950 में वही रहेगा। अशोक चक्र तो 1952 में वही रहेगा। शौर्य या कीर्ति चक्र तो 1967 में वही रहेगा। पद्म भूषण या पद्म विभूषण मतलब सीधे पद्म पुरस्कार, तो इसका शुरुआत हुआ था पद्म पुरस्कार 1954 में। भारत रत्न तो 1954 में है, ये है ना। तो ये सब याद रखना है आपको यहाँ से। चलिए ठीक है, दादा साहब होता है वो 69 में। चलिए एक और कहाँ बच गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 54 में है कि आवश्यक अमीनो अम्ल कौन है, मतलब आवश्यक अमीनो जो चुनना है वो है ल्यूसीन। देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल जो इसमें बाहर से प्राप्त करते हैं, मतलब कुछ अमीनो अम्ल हमारे शरीर के अंदर ही निर्माण होता है और कुछ हमको बाहर से लेना पड़ता है। तो जो बाहर से लेते हैं उसमें इसका ऑप्शन दिया हुआ है ल्यूसीन के बारे में। हालांकि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सब अमीनो अम्ल ही हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ल्यूसीन। अगर पूछेगा सवाल कि हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल कितना होता है टोटल मिला के, तो कुल मिला के होता है 20 गो, जिसमें से 9 गो हम बाहर से लेते हैं, बाकी हमारे शरीर में खुद बना लेता है वो। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि कौन भारत में जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है ना। भारत में जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। देखिए इसमें आंसर दे रहा है जाति समूह बहिर्विवाही। जाति समूह बहिर्विवाही जो है ना, जाति व्यवस्था को निरूपित नहीं करता है, इसको याद रखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि एलर्जन, जैसे एलर्जी जिसको बोलता है ना, एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी है, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे एंटीबॉडी जो लिख रहा है आईजी करके लिख रहा है, आईजी। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, है ना। तो आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबिन जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, वो होता है मुख्य रूप से। हालांकि देखिए अगर वैसे पढ़ेंगे सीधे सीधे आप प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, तो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ना वो होता है 2 प्रकार के। एक होता है उपादित रक्षा तंत्र, एक होता है बनाया हुआ उपादित रक्षा तंत्र एक होता है, एक होता है स्वयं का बनाया हुआ प्रतिरक्षा तंत्र, है ना। लेकिन ये आता है इसमें स्वयं जो इनेट जिसको बोलते हैं इनेट मतलब खुद से बना हुआ प्रतिरक्षा तंत्र, उसका 5 प्रकार ये है ना। तो यहाँ पे होता है, देखिएगा ट्रिक्स याद रखना है, एक रखिएगा दिमाग, रखना है क्या, दिमाग। जैसे रखना है क्या, DEMAG, यही 5 गो होता है इनेट प्रतिरक्षा तंत्र का एग्जाम्पल। जैसे IgD हो गया, IgE हो गया, IgM हो गया, IgA हो गया और IgG हो गया। यही 5 गो प्रतिरक्षा तंत्र होता है। तो इसमें से सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना है, एक पॉइंट तो रहबे करता है, वही आपको पता रखना है। देखिए अब देखिएगा IgD जो होता है ना, वो प्रतिरक्षा तंत्र इस 5 में से सबसे कम मात्रा में होता है, ये IgD, ठीक ना। फिर याद रखेंगे IgE के ई ना है, हाँ ई के बारे में कि ये जो है ना प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र इसको कहते हैं, प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं इसको। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया आएगा, कोई रोगाणु आएगा, तो सबसे पहले जो फाइट करेगा, जो सबसे पहले हमको बचाने की कोशिश करेगा उससे वो करेगा कौन, IgE करेगा, है ना। तो याद रखेंगे। एक होता है IgM, IgM जो होता है ना सॉरी ये M वाला है प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र, है ना, वो गलती हो गया। प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ना वो होता है M वाला, है ना। और E जो होता है यही एलर्जन से काम करता है, एलर्जन से काम कर प्रतिक्रिया करता है कि अगर हमारे शरीर में कुछ ऐसा आया हमारे शरीर के टच में, है ना, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र उससे काम नहीं कर पा, लड़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए जो है ना हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका होती है जिसको बोलते हैं मास्ट कोशिका, जिसको बोलते हैं मास्ट सेल, है ना। यही मास्ट सेल उससे लड़ाई करता है और वही लड़ाई करने के चक्कर में कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी सर्दी हो जाती है, कभी फोले हो जाते हैं, कभी फुंसियाँ वगैरह हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन होता है हमारे शरीर में ना, वो इसी मास्ट सेल के अभिक्रिया मतलब प्रतिक्रिया के कारण होता है ना, बैक्टीरिया या रोगाणु से लड़ने के लिए। तो यही IgE जो है एलर्जन का काम करता है, ये मास्ट सेल द्वारा बनाया हुआ होता है, तो याद रखेंगे। M हो गया प्रतिरक्षा, प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब कोई बाहर से आएगा रोगाणु तो पहले ये काम करेगा IgM।
ए बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IgA जो होता है ना, मदर के दूध में होता है, माता जो दूध पिलाती है ना, दूध उसमें होता है। तो IgA का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लार में भी पाया जाता है ये, है ना। ये क्या बोलते हैं, अश्रु, है ना, आंसू में भी पाया जाता है ये। तो IgA बहुत जगह होता है, मदर का दूध में पाया जाता है। कौन सा एंटीबॉडी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। और IgG जो होता है, दिमाग में से G आया ना, तो G में एक ऐसा इसका विशेषता है, याद रखेंगे। ये जो है ना, प्लेसेंटा से होके गुजर सकता है मदर की। अगर मदर के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है तो बच्चा को खाना किससे मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। तो प्लेसेंटा से ये वाला एंटीबॉडी जो एंटीजन जो है गुजर सकता है, IgG, है ना। और इसीलिए बोलते हैं कि भ्रूण अवस्था में बचाता है इसको। कौन सी बीमारी से बचाता है, कौन, तो IgG हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र। तो ऐसे ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र 5 गो होता है यहाँ पे, ठीक है। ये इन्नेट का है 5 गो प्रकार, जिसको बोलते हैं सहज, और एक होता है उपार्जित, है ना। तो उपार्जित भी 2 तरह के होते हैं, सहज भी 2 तरह के होते हैं, उपार्जित भी 2 तरह के होते हैं। चलिए बहुत हो गया इसमें, और अब कहाँ चेयर तलना है, हाँ आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि कोशिका द्रव्य, हरित लवक और सूक्ष्म कणिका के राइबोसोम होते हैं। मतलब कोशिका द्रव्य में कितना राइबोसोम होता है, हरित लवक में कितना राइबोसोम होता है, और सूक्ष्म कणिका में कितना राइबोसोम। सूक्ष्म कणिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो कितना अथी होता है राइबोसोम। देखिए याद रखिएगा, यहाँ से बताते एक चीज़ याद रखनी है आपको। देखिए, आज दिमाग आप लगाइए कि जब इस दुनिया में पहली बार कोशिका बने होंगे, है ना, ऐसा रखना, जैसे बोल रहे हैं वैसा रखना है। दुनिया में जब पहली बार कोशिका बना था ना, तो कुछ कोशिका जो है, कुछ कोशिका को खाना अधिक मिला, तो जिसको खाना अधिक मिला वो बड़ा हो गया, है ना। और कुछ कोशिका जिसको खाना कम मिल पाया वो छोटा ही रह गया, ठीक ना। तो जो कोशिका बड़ा हो गया, जो कोशिका बड़ा हो गया उसको बोल दिए हम यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। उसको क्या बोल दिए, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक ना। और जो कोशिका छोटा ही रह गया, जिसका डेवलपमेंट कम हो पाया, उसको बोल दिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इस प्रकार से कोशिका 2 गो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कालांतर में, मतलब बहुत वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद क्या हुआ, यूकैरियोटिक कोशिका को जब भोजन की कमी होने लगी समुद्र में, तो ये क्या किया, जो छोटा छोटा कोशिका था, जो छोटे छोटे कोशिका था उसको खाने लग गया। मतलब बड़ा कोशिका क्या किया, छोटा कोशिका को खाने लग गया। इसको हम ऐसे बोले कि यूकैरियोटिक कोशिका खा लिया प्रोकैरियोटिक कोशिका को। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आ गया इसके शरीर के अंदर, ठीक ना। अब ये कहानी की तरह रखना है, जैसे बोले कि यूकैरियोटिक कोशिका जो है ना, खा लिया प्रोकैरियोटिक कोशिका को। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक का नाम था हरित लवक, एक का नाम था क्या, हरित लवक, जिसको प्लास्टिड कहते हैं आप अंग्रेजी में, प्लास्टिड, है ना। तो हरित लवक बोला ना कि हमको तुम खा तो लिया है सही, अब निकाल भी नहीं सकता है, तो हमको पचाइए नहीं, आप हमको नष्ट नहीं कीजिए, क्योंकि हम आपके काम आ सकते हैं। तो बड़का कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका जो था, वो बोला कि तुम क्या मेरे काम देगा, तो छुट्टी को है, ये है मेरे शरीर के अंदर आ गया है। तो ये बोला कि हम आपको खाना बना के देंगे। ये क्या बोला, हम आपको क्या करके देंगे, खाना जो है बना के देंगे, ठीक ना। तो आप देखते होंगे, तो ये क्या किया, इसको नहीं पचाया, इसको नहीं पचाया, तो कोशिका जो था ये संपूर्ण कोशिका ही रह गया इसके अंदर, ठीक ना। उसी तरह से एक चलते चलते बहुत सारे वर्षों बाद क्या हुआ, एक कोशिका और को खा लिया, है ना, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो सूक्ष्म कणिका दिया हुआ है। ये बोला कि आप प्लीज मेरे को भी मत पचाइए, हम भी आपके काम आएंगे। तो ये बोला कि तो खाना हमको बना के दे ही रहा है, अब तुम क्या करेगा। तो ये बोला कि जो खाना बना रहा है ना, उसको हम ऊर्जा बदल के देंगे आपको, जो खाना बना रहा है ये, उसको हम ऊर्जा में बदल देंगे, एनर्जी दे देंगे आपको, ठीक ना। तो इस तरह से बड़ा जो कोशिका था, जिसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, ये हरित लवक देता है, इसको क्या खाना बना देता है। जैसे पौधे में होता है क्या, हरित लवक, तो खाना खुद से बना लेता है उसमें, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इस बने हुए खाना से ऊर्जा बनाता है। जैसे हम ग्लूकोज खाए तो उसको ऊर्जा में कौन बदलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया बदलेगा, ये सब आपको पता है ना। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे में, जो क्वेश्चन था उसको कैसे याद रखना है।
तो हम ये बोल रहे थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, आप पढ़े होंगे, कभी नहीं पढ़े तो सुन लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है ना, उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। तो अब बताइए तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो तो प्रोकैरियोटिक कोशिका था, तो इसमें राइबोसोम कितना होगा? 70S का। जबकि एक ऑप्शन दिया हुआ है जीव द्रव्य, इसमें जो अथी होता है, लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं जीव द्रव्य, है ना। तो इसमें क्या होगा? 80 प्रकार के जीव द्रव्य राइबोसोम्स होंगे। तो क्वेश्चन यही दिया हुआ था। तो पढ़ाते रहते हैं बायोलॉजी, तो हमको बहुत बढ़िया से पता है, आप रट्टा मारे होंगे, कोई बात नहीं है ना। चलिए याद रख लीजिएगा इसको इस तरह से। अच्छा, इसी कारण से आप कभी पढ़े होंगे आप कि हरित लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या है? दोहरे झिल्ली का होता है। मतलब कि एक झिल्ली तो बाहर में है, ये है इसके, एक झिल्ली इसके अंदर में है ना, इस दोनों के अंदर में है, तो दोहरे झिल्ली का होता है। इसमें पढ़े होंगे इस दोनों में खुद का DNA होता है, खुद का RNA होता है ना। तो ये सब इसमें खुद का अपना होता है, क्योंकि दूसरा कोशिका था ना, ये तो खा लिया गलती से। तो ऐसे यहाँ से ये सब बात याद रखना है। अच्छा, एक सवाल ना ऐसे पूछा था कि इनमें से कौन सा अंगक, मतलब ऑर्गेनली, और इस सबको ऑर्गेनली बोलते हैं, कोशिका के अंदर जो भी होता है उसको ऑर्गेनली अंगक बोलते हैं, है ना। जैसे लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, सब उसको अंगक कहते हैं, और अंग्रेजी में ऑर्गेनली कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा अंगक खुद से स्वयं प्रोटीन बनाता है, स्वयं प्रोटीन बनाता है। तो याद रखेंगे जो पहले का कोशिका था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये खुद से का अपना प्रोटीन बनाता है, क्योंकि आपको पता है ना। एक होता है सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत में यही कहा गया है कि DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है। तो खुद का प्रोटीन बनाएगा क्योंकि उसमें DNA है। तो इस तरह से कहानी था। कहाँ चल गए? हाँ, क्वेश्चन नंबर 58 में है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग शुरू किया गया था अमेजन। देखिए, अभी तक हम जितना इसमें अनुभव कर पाए हैं बिहार के दरोगा के सेट में, कम से कम तो 12 से 15 को आपको दिया हुआ करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में तो फोकस होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए। और करंट अफेयर के लिए आप क्या पढ़ते हैं हमको पता नहीं, लेकिन आपको तो हम यही सलाह देंगे कि मार्केट में सबसे बढ़िया बुक हमको लगता है प्रतियोगिता दर्पण, वही पढ़िए। उससे बढ़िया बुक मार्केट में है नहीं, है ना। लेकिन आजकल लोग हो गया है थोड़ा लापरवाह, वो सोचता है कि गढ़ल घास खाएंगे, एक सब जगह लिखल रहे एक क्वेश्चन एक के तर, और हम उसको ला के खाली पढ़ ले। वैसे नहीं होगा याद, उससे थोड़ा याद होगा, बड़ी मुश्किल होता है वैसे में। लेकिन PDF पढ़ेंगे आप, हर मंथली जो आता है ना, तो बहुत बेस्ट रहेगा वो। खैर, आप जो पढ़ते हैं वही पढ़िए। इसका हो जाएगा क्या? अमेजन। इसका हो जाएगा आंसर अमेजन, है ना। इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया था भारत में, अमेजन के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, 59 में। हाँ, 59 में है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। कौन इनमें से एक नहीं है? मतलब कि राज्य सूची से कर दिया गया था समवर्ती सूची में, और इनमें से कौन नहीं किया गया था उसको आपको चुनना है। तो इसका आंसर तो होगा वन और स्थानीय सरकार। देखिए, स्थानीय सरकार तो पहले से ही राज्य सूची का अंग होता है, तो राज्य सूची लोग के कहा जगह उसमें कर लें। कुछ ऐसे क्षेत्र था जो केंद्र अथी में था, राज्य सूची में, है ना, उसको किया गया था समवर्ती सूची में, ठीक ना। तो ये किया गया था वन एवं स्थानीय सरकार का किया गया था, यह आंसर हो जाएगा। अब जब बात आया है 42वें संविधान संशोधन के, तो इसमें बहुत सारा काम हुआ था, है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, है ना। और इसमें बहुत सारा परिवर्तन किया गया था, बहुत सारा बदलाव किया गया था संविधान में। इसीलिए इस संशोधन को कहते हैं मिनी संविधान या लघु संविधान कहते हैं, ठीक है। अब क्या क्या हुआ था जो इंपॉर्टेंट है हम बोल देते हैं, आप सुनते जाइएगा ध्यान से, थोड़ा जल्दी करेंगे, चाहे तो लिख सकते हैं। इस संशोधन में जो है ना 2 नया अध्याय जोड़ा गया संविधान में, 4 के का और 14 के का। 4 के का में है मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था, आपको पता है ना। स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट के आधार पर 1976 में शामिल किया गया था, जो रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, तो 4 के का में जोड़ा गया इसको। और 14 के का, जिसमें 223 के का और 223 के खा जोड़ा गया था, नया अध्याय 2 को। 9 नया आर्टिकल को शामिल किया गया, ठीक ना। और 52 आर्टिकल में संशोधन किया गया,
इतने बड़े पैमाने पर हुआ था इसमें संशोधन, 42वें संविधान संशोधन में। 76 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी सरकार, है ना। तो इसके चलते ये बहुत सारा बदलाव हुआ था अपने बच्चा सबको साबित करने के लिए, मतलब उस समय चल रहा था। अब देखिए कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसमें क्या क्या लाया गया, क्या क्या जोड़ा गया तोड़ा गया, उसको हम जल्दी जल्दी समराइज कर देते हैं। सबसे पहले आप रखेंगे इस संशोधन के तहत जो है ना भारतीय प्रस्तावना जो होता है ना, उसमें 3 वो सब जोड़ा गया, है ना। कौन कौन? पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। इन तीनों को अच्छा साथ रखना है ना। पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद तीनों को जोड़ा गया। अब आते हैं कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या जोड़ा गया। सबसे पहला है अनुच्छेद 31 के का। अनुच्छेद 31 के का में कहता है ना, जोड़ा गया जो इसमें बोल रहे हैं, उसमें कहता है कि नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, पहला बात। दूसरा है 39 के का। 39 के का में कहा गया कि समान न्यायिक संहिता और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कि समान न्यायिक संहिता और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया निर्देशक तत्व में, है ना। उसी में है एक 43 का जो बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पिछले क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितनी बार बोले। 43 के 1 मतलब 43 के का में कहा गया है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी या भूमिका को दर्शाया गया 43 के 1 में। और एक है 48 मतलब 48 के का में कहा गया है कि पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों की संरक्षण करना इसका कर्तव्य होगा राज्य का, है ना। तो ये सब जोड़ा गया है इसमें निर्देशक तत्व में, ठीक ना। उसी में अध्याय 4 के का हो ही गया मौलिक कर्तव्य। अब आते हैं सीधे आर्टिकल नंबर 74 आर्टिकल में कहा गया कि मंत्री परिषद के बात को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे, मतलब मंत्री परिषद के बात राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, आर्टिकल 74 में कहा गया था, है ना। हालांकि बाद में जब हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 में तो उसको खारिज कर दिया गया, बोला कि मंत्रिमंडल के मंत्री परिषद के बात को राष्ट्रपति एक बार के लिए टाल सकता है, दोबारा नहीं टाल सकता है। तो यहाँ पे यह बात हुआ था उल्टा, है ना। ये हो गया 74। अब देखो यहाँ पे आते हैं एक के बाद आर्टिकल 352 352, है ना। 352 नहीं 352, हाँ 352 में कहा गया था कि राष्ट्रपति किसी एक क्षेत्र में या पूरे देश पे राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। आर्टिकल 356 में कहा गया था कि राष्ट्रपति जो है ना, जो पहले कार्यकाल था, पहले था कि राष्ट्रीय आपात लगेगा तो सिर्फ 6 महीने के लिए लगेगा, लेकिन उसको बढ़ा के कर दिया गया था 1 वर्ष। तो इसको याद रखेंगे, ये किया गया था, ठीक ना। और एक है आर्टिकल संशोधन 368। आर्टिकल 368 में कहा गया कि संविधान द्वारा जो संसद द्वारा जो संविधान में चेंजेज कर दिया, बदलाव कर दिया गया, है ना, जो संशोधन कर दिया गया, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो ये सब का सब आर्टिकल जो था बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना कितना बोले थे, सब याद रखिएगा अच्छे से, है ना। ये सब तो हो गया आर्टिकल से संबंधित बातें। कुछ बात और है जो आपको याद रखना है, जैसे आप बोलते हैं आपको तो जैसे देखिए, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पहले था 5 वर्ष, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में कर दिया गया बढ़ा के 6 वर्ष, है ना। लेकिन अब पढ़ते होंगे अब तो 5 वर्ष है। तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन कर दिया गया था 5 से 6 वर्ष, लेकिन फिर से 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, तो फिर से कर दिया गया 5 वर्षीय, है ना। याद रखेंगे इसको। उसी प्रकार से एक और है कि लोकसभा और विधानसभा का जो है सीट जो होता है ना, वो 2001 तक के लिए फिक्स कर दिया गया था कि 2001 तक अब घटे बढ़ेगा नहीं, है ना। और याद रखेंगे उसको फिर से 2001 से बढ़ा कर दिया गया 2026 तक अब घटेगा बढ़ेगा नहीं लोकसभा सीट जितना भी है, लोकसभा विधानसभा सीट, है ना। तो यहाँ से याद रखेंगे, है ना। एक बात और है कि इसी संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में जो मूल बात था अभी जो बताने वाले थे ये, है ना, इसी में किया गया था क्या कि कुछ क्षेत्र को राज्य सूची से कर दिया गया संबद्ध सूची में। कौन कौन किया गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बार बार बनता रहता है, सुनिएगा। सबसे पहले है क्या, सबसे पहले हो गया आपका शिक्षा हो गया, है ना। वन हो गया, संपदा हो गया, क्या क्या बोले, वन संपदा शिक्षा, क्या क्या बोले, वन संपदा शिक्षा। और इसके अलावा था मापतौल बाट जिसे तौलते हैं, मापतौल हो गया, बाट हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, जीवों और पक्षियों की रक्षा करना, ये सब था क्या संबद्ध सूची में कर दिया गया था। इतना ही किया गया था काम, इसको रखना गया। तो ऐसे बहुत सारे काम किए गए थे इसमें।
चलिए बहुत हो गया इसमें, अब आगे बढ़ते हैं। सही से चल रहा है ना, 24 मिनट हो गया है, चलिए ठीक है। हाँ चलिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई थी। दाई दीदी, देखिए करंट अफेयर आ गया, ये है छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। तो वर्तमान में जितने भी करंट अफेयर में योजनाएं चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योजना है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 1-1.5 साल तक 2 साल तक बैक वाला। क्वेश्चन नंबर 61 में है, 61 नहीं 61 में रीजनिंग होगा शायद, 62 में है, सप्त क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। देखिए 7 गो निश्चय किया गया था, है ना, 7 गो क्रांति दिया, इसलिए वो 7 गो निश्चय किया था, इसलिए बोलते हैं इसको सप्त क्रांति या 7 क्रांति बोलते हैं। ये दिया गया था राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा, है ना। आजकल बिहार में राम मनोहर लोहिया का बड़े भक्त बने हुए हैं, निशिकांत सिन्हा वो कोई कैंडिडेट सुने हैं तो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ आपको इसमें बीबी गिरी, ये चौथे राष्ट्रपति थे, है ना। आपको याद होगा, ट्रिक शायद बताए थे कहीं बार राष्ट्रपति के, है ना, राजा राधा जागरी, है ना, ऐसा करके याद रखिएगा राष्ट्रपति का क्रम। पहले कौन था, उस दूसरे बाद कौन था, याद रखेंगे। क्या क्या था, राजा राधा जागरी, है ना। तो पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर राधा कृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, है ना। राष्ट्रपति था, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा, चौथा राष्ट्रपति, ठीक ना। पूरा का पूरा ट्रिक है, वो राष्ट्रपति जब आएगा तो बताएंगे। तो अब ये हो गया, हाँ बीबी गिरी हो गया, चौथा राष्ट्रपति हो गया था रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार कहते हैं। ये केरल के बहुत फेमस संत थे और समाज के उद्धारक थे, है ना। केरल में जो है आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, ये आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, पेरियार जिसको बोलते हैं, है ना। और दलित और पिछड़े लोगों का बहुत पुरजोर तरीके से उत्थान किए थे, मतलब उद्धार किए थे, है ना। उस समय जब हम लोग गुलाम थे, आजाद थे, 1800-1900 के आसपास ईस्वी में। और एक तो महात्मा गांधी है, क्या ही बोले, महात्मा गांधी बोले मेले लगेंगे तो कम से कम 40-45 मिनट लगातार बोलेंगे बिना नॉन स्टॉप, मतलब कुछ भी बात की, इधर उधर बात की, चिक्के वाला खाली। लेकिन अब महात्मा गांधी के बारे में कभी और कर लेंगे, है ना। याद रखिएगा महात्मा गांधी के खेड़ा के अहमदाबाद के मिल मजदूर में 1918 में साथ दिए थे। खेड़ा युद्ध में, खेड़ा में जो आंदोलन हुआ था मजदूर का, उसमें 1918 में साथ दिए थे। असहयोग आंदोलन 1920 में किए थे, है ना। सविनय अवज्ञा 1930 में किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किए थे, है ना। तो वैसे बहुत सारे कहानी, इनका तो कहानी कहना ये मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। करो या मारो नारा दिया था, बहुत सारे काम किया था। इसके बारे में अलग से आएगा तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 मतलब 63 में है कि किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। मतलब मैंगो शावर किसको कहते हैं, किस राज्य में कहा जाता है नाम। मैंगो शावर कहा जाता है केरल में, है ना। केरल या कर्नाटक में कहा जाता है मैंगो शावर को, गर्मी में जो वर्षा होती है उसको। इसलिए ना कि ये जो वर्षा होती है ना, तो इससे मैंगो जो केरी होता है, जो छोटा छोटा बच्चा होता है आम, वो गिरता नहीं है, ये वर्षा होता है तब, इसलिए इसको बोलते हैं मैंगो शावर। मैंगो के लिए लाभदायक होता है, याद रखेंगे। और यही वर्षा जो है केरल में कहवा के फूल को खिलाता है ये, तो याद रखेंगे। यही मैंगो शावर जो है ग्रीष्म काल में जो होता है वर्षा, कहवा के फूल को खिलाता है, बढ़िया कहवा उत्पादन होता है उससे। एक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हम डिटेल करना चाहेंगे। एक है काल वैसाखी, जिससे सवाल बनते रहता है ना। असम और पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल में गर्मी में जो हवा चलता है ना, उसको बोलते हैं काल वैसाखी, ठीक है। उसी प्रकार से गर्मी में जो हवा चलता है, तो पश्चिम बंगाल पंजाब से होते हुए बिहार वाला क्षेत्र में जो आता है, उसको बोलते हैं लू, उसको बोलते हैं लू कहते हैं, है ना। और लू जो होता है ना, है ना। और एक होता है काल वैसाखी, है ना। काल वैसाखी वो कहाँ हो गया, पश्चिम बंगाल और असम में। अलग जगह काल वैसाखी जो है चाय, चावल और पटसन, ये तीनों के लिए बहुत फेमस, लाभदायक होता है, इस सब के लिए, ठीक ना। देखिए कुछ बातें यहाँ से और करेंगे। ग्रीष्मकालीन मानसून एक होता है और एक होता है शीतकालीन मानसून, है ना। थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, अब शुरू करिए हैं तो थोड़ा सा बात के लिए मजा नहीं आएगा ना। एक होता है ग्रीष्मकालीन मानसून और एक होता है शीतकालीन मानसून। क्या हो गया, देखिए एक होता है
ग्रीष्मकालीन मानसून और एक होता है शीतकालीन मानसून। देखो, तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है, जैसे मान लो कि हम भारत का मैप नक्शा बना रहे हैं इधर से, है ना, ऐसे बना रहे हैं भारत का नक्शा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूरब, और ये पश्चिम। तो याद रखेंगे ग्रीष्मकालीन मानसून जो है ना, इधर से भारत में प्रवेश करता है और इधर से निकलता है, ठीक ना, याद रखेंगे इसको। तो ग्रीष्मकालीन मानसून किधर से प्रवेश कर रहा है, दक्षिण पश्चिम से प्रवेश कर रहा है, दक्षिण पश्चिम से प्रवेश कर रहा है और निकलता है किधर, उत्तर पूरब से, उत्तर पूरब से निकल रहा है। इस बात को याद रखेंगे अच्छे से। उसी प्रकार से जस्ट इसका उल्टा होता है शीतकालीन। शीतकालीन मानसून जो है इधर से प्रवेश करेगा, उधर से निकलेगा, है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि उत्तर पूर्व से प्रवेश करेगा और दक्षिण पश्चिम से निकलेगा, शीतकालीन मानसून। इसको याद रखना है यहाँ से, ठीक ना। अब यहाँ से एक बात और करेंगे, पश्चिम विक्षोभ के, है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन इससे बनते रहता है, पश्चिम विक्षोभ के बारे में, है ना। देखिए पश्चिम विक्षोभ में क्या क्या होता है। पश्चिम विक्षोभ में मुख्य रूप से क्या होता है, जिसे एक हम बोलते हैं भूमध्य सागर, है ना, एक हम बोल रहे हैं क्या, भूमध्य सागर, ठीक ना। एक बोल रहे हैं यूरोप का क्षेत्र। इस दोनों से उठता है ठंडी हवा, इस दोनों से क्या उठ रहा है, ठंडी हवा, है ना। और एक है सहारा मरुस्थल, एक है आपका कौन, सहारा मरुस्थल, इससे उठता है गर्म हवा। और यह ठंडी हवा और गर्म हवा जब मिलता है, ठंडी हवा और गर्म हवा जब मिलता है तो इससे बनता है एक चक्रवात, जिसको बोलते हैं समशीतोष्ण चक्रवात। याद रखेंगे, इसको बोलते हैं क्या, समशीतोष्ण चक्रवात। मतलब सम मतलब बराबर, शीत भी है और उष्ण भी है, शीत ठंडी हो गया, उष्ण गर्म हो गया, तो दोनों हवा मिला हुआ, समशीतोष्ण चक्रवात कहते हैं इसको, ठीक ना। अब यही चक्रवात कहाँ कहाँ से आ रहा है, भूमध्य सागर से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है और सहारा से आ रहा है। यही चक्रवात जो है ना, यही चक्रवात को हेल्प करता है भारत में आने के लिए, कौन, याद रखेंगे, यही चक्रवात को भारत में आने के लिए हेल्प करता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के पवन, है ना, क्या बोल रहे हैं, हाँ, उपोष्ण क्षेत्र के, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के पवन इस हवा को, इस चक्रवात को आने के लिए भारत में हेल्प करता है। मतलब यहाँ पे गर्मी रहेगा तो गर्म वाला हवा आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे ठंडा हवा आएगा, है ना, इस तरह से हवा बढ़ता है। और इस हवा मतलब इस चक्रवात को, समशीतोष्ण चक्रवात को लेके आता है कहाँ पे, पाकिस्तान में लाता है, अफगानिस्तान में लाता है ना, और ये क्षेत्र में लाता है, कौन क्षेत्र में, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम ना, हाँ, उत्तर पश्चिम भारत में लाता है और नेपाल में लाता है, इस चार क्षेत्र में लाता है। कब लाता है, लगभग फरवरी के महीना में, है ना, फरवरी के महीना में। तो यहाँ ठंडी हवा वर्षा होती है, ठंडी हवा चलता है और उससे बहुत ठंडा बढ़ जाता है इस क्षेत्र में। तो इसको रखेंगे, इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठता है, तो याद रखेंगे ये सब उठने का इसका योगदान है। अगर सवाल सीधे सीधे रहेगा कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठता है, तो एक ऑप्शन रहेगा आपको ये भूमध्य सागर, और एक ऑप्शन रहेगा आपको तुर्कमेनिस्तान, जिसको बोलते हैं यूरोप वाला, तुर्कमेनिस्तान। इस दोनों को अच्छे से रखना है, भूमध्य सागर और तुर्कमेनिस्तान से उठता है पश्चिमी विक्षोभ, याद रखिएगा। और इसी कारण फरवरी में हल्का सा वर्षा होती है, ठंडा बढ़ता है ना। तो ये बढ़िया से याद रखना है आपको। हाँ, ये हो गया, कहाँ था, हाँ, चलिए। अच्छा याद रखिएगा, इसको पश्चिमी विक्षोभ को राजस्थान में कहते हैं मावट, मावट कहते हैं राजस्थान में, इसको नाम है। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है। एक इसका तो आंसर हो जाएगा कौन, तमिलनाडु में। तो तिरुक्कोरम एक जगह है तमिलनाडु में, वहीं पे विकसित किया जा रहा है। और जो पहला हमारा भारत का पहला जो बड़ा उपग्रह को लॉन्च करता है वो कहाँ पे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। 65 नंबर क्वेश्चन में है कि गंगईकोंडचोलपुरम के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 में राजेंद्र प्रथम, है ना। राजेंद्र प्रथम जो है गंगईकोंडचोलपुरम के संस्थापक थे, है ना।
कावेरी नदी के तट पर एक शहर बसाए थे, उसी का शहर का नाम रखे थे गंगईकोंड चोलपुरम। राजेंद्र प्रथम से संबंध रखना है कि राजेंद्र प्रथम जो है ना गंगईकोंड चोल के उपाधि धारण किए थे, गंगईकोंड चोल के उपाधि धारण किए थे, है ना। क्यों किए थे? इसलिए किए थे ना। ये कहाँ था? अच्छा, ये कहाँ रह रहे थे? ये राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र हो गया, राजेंद्र प्रथम हो गया, विजयालय हो गया, ये सब जो है ना भारत के दक्षिणी क्षेत्र के राजा थे, है ना। कब की बात है ये? लगभग तो हम बोले कि 900 से 1100-1200 के ईस्वी के आसपास के बात है ना। जितना बात बोल रहे हैं सब का सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी बात बोल रहे हैं कोई भी बिना फैक्ट बात नहीं बोल रहे हैं, सब फैक्चुअल बात है। देखिए, इस क्षेत्र में इसका साम्राज्य था, किसका? चोल वंश का। चोल वंश का कहाँ कहाँ साम्राज्य था? तो तमिलनाडु में था, TML मतलब समझिएगा, तमिलनाडु में था, है ना, आंध्र प्रदेश में था और कर्नाटक में था। इस तीनों में इसका साम्राज्य था, है ना। इसका संस्थापक बोला था कौन था? विजयालय। तो कहीं कहीं पे लिखा रहेगा चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था, तो विजयालय ही करना है। अगर इसका संस्थापक रहे तो विजयालय ही करना है। इसलिए ना कि चोल वंश विजयालय से नहीं बना है, बहुत पहले चल रहा है। संगम युग जो चल रहा था दक्षिण भारत में, वहीं से इसका राजवंश चल रहा है। हाँ, पहले कमजोर था, उतना ध्यान नहीं गया इतिहासकार का, तो उतना फोकस नहीं है ना, तो कहीं पूछता है, लेकिन पूछता है कहाँ से? विजयालय से, है ना। इसका राजधानी कहाँ था? इसका राजधानी था उरैयूर। राजधानी इसका कहाँ पे था विजयालय के? उरैयूर। लेकिन उसी समय पांड्य से, है ना, इसका राजधानी जो था जीत लिया था कौन? जिसको बोलते हैं तंजौर। जिसको बोलते हैं क्या? तंजौर या तंजावुर बोलते हैं। तो तंजौर को जीत लिया था पांड्य से, और उरैयूर से राजधानी को ले आया था कहाँ पे? तंजौर या तंजावुर। तो चोल वंश का राजधानी दो जगह है, पहले था कौन? उरैयूर, बाद में हो गया तंजावुर या तंजौर, ठीक ना, याद रखेंगे। और विजयालय जो है इसका संस्थापक नर केसरी के उपाधि धारण किया था, नर केसरी के। अगर पूछेगा विजयालय किसका सामंत था, किसका सामंत था, तो याद रखेंगे ये पल्लव के सामंत था। पल्लव के सामंत था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कहीं ना कहीं, हमको याद ध्यान में नहीं है, यूपीएससी में पूछा है कि बिहार दरोगा में पूछा, लेकिन कहीं पूछा हुआ है ना। तो याद रखेंगे विजयालय किसका सामंत था, तो पल्लव का सामंत था, है ना। अब बात करते थोड़ा सा आगे, तो विजयालय के बाद जो है ना ये बना कहाँ पे? विजयालय के बाद जिसका राजा आया वो आया आदित्य प्रथम। विजयालय के बाद जो इसका बेटा शासक बना था उसको वो बना था कौन? आदित्य प्रथम, है ना, आदित्य प्रथम। और आदित्य प्रथम एक उपाधि धारण किया था जिसको कहते हैं आप कोदंड राय, है ना। हाँ, कोदंड राय इसका उपाधि था। यह हालांकि कोई शोध काम नहीं किया था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आदित्य प्रथम के बाद आदित्य प्रथम के बाद जो शासक आया था वो था परांतक प्रथम। और परांतक प्रथम से सवाल बनते रहता है। क्या बनते रहता है? तो परांतक प्रथम जो था ना, ये अपना उपाधि धारण किया था आपको क्या? मदुरैकोंड, है ना, मदुरैकोंड ये धारण किया था उपाधि परांतक प्रथम, ठीक ना। और परांतक प्रथम एक लड़ा था युद्ध, बहुत भयंकर युद्ध है जिसको बोलते हैं तक्कोलम का युद्ध। बहुत फेमस क्वेश्चन इसे बनता रहता है, तक्कोलम का युद्ध। ये लड़ा था किसके किसके बीच? एक तो परांतक प्रथम था और लड़ा था कृष्ण तृतीय से। कृष्ण तृतीय जो है ना राष्ट्रकूट वंश के शासक था, राष्ट्रकूट वंश का राजा था। तो राष्ट्रकूट वंश के तृतीय प्रथम और चोल वंश के परांतक प्रथम, है ना, ये दोनों लड़ाई हुआ था, इसको बोलते हैं तक्कोलम का युद्ध। तो याद रखिएगा ये बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें परांतक हार गया था। और इसी के हार का बदला लेने के इसका बेटा बना गद्दी पर, जिसका बेटा बना कौन? इसका बेटा बना था कौन? राज प्रथम इसका बेटा बना था, इसको हराया था, है ना। तो याद रखेंगे राज प्रथम आया था किसके बाद? परांतक प्रथम के बाद राज प्रथम आया था, राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। और यही राज प्रथम जो है ना बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। तो आगे रखेंगे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाया था? राज प्रथम बनवाया था, याद रखिएगा अच्छे से, है ना। और इसके बाद राजा प्रथम, हालांकि राजा प्रथम जो है ना याद रखिएगा पहली बार श्रीलंका, है ना, श्रीलंका और मालदीव को जीत लिया था। राजा प्रथम का नौसेना बहुत भयंकर था। और राजा प्रथम के बाद जो शासक आया था इसका बेटा, है ना, वो था राजेंद्र प्रथम। वो था कौन? राजेंद्र प्रथम, जिसमें इसका सवाल दिया हुआ है। तो राजेंद्र प्रथम जो था ना इसका भी नौसेना बढ़िया था, है ना। ये भी क्या किया था ना, इसे मान लो कि यहाँ इस क्षेत्र में था
तो असम का जो क्षेत्र था उस समय कौन, ये कलिंग, है ना, कलिंग से होते हुए पहुंच गया था ये क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, है ना। तो ये बंगाल क्षेत्र में क्या है, गंगा का क्षेत्र था, तो इस क्षेत्र में पूरा जीत गया था, इसीलिए ये धारण उपाधि धारण किया था, क्या, यही गंगईकोंड-चोल के उपाधि धारण किया था, और कावेरी नदी पर एक नगर बसाया था, गंगईकोंड-चोलपुरम। ये क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन तो बहुत सारा बनते रहता है इससे से, है ना। चोल वंश के जो सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, है ना, इससे से बहुत सारा क्वेश्चन बनते रहता है। तो कभी और आएगा टाइम ना तो थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे इसके बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही, और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 में रीजनिंग होगा शायद, 67 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि नाभिकीय रिएक्टर में वह कौन सा घटक है जो श्रृंखलन अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखलन अभिक्रिया को कंट्रोल नियंत्रित कौन करता है। तो देखो, नाभिकीय रिएक्टर में जो है ना बहुत सारे अथी रहते हैं, टूल्स जिसको बोल सकते हैं, होता है। कोई नियंत्रक होता है, कोई मंदक होता है, कोई शीतलक होता है, तो सब के बारे में सवाल बनते रहता है ना। तो कम से कम यहाँ पे हम 4 चीज़ के बारे में जरूर उल्लेख करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल बनते रहता है इससे, है ना। एक तो सवाल यही दिया हुआ है नियंत्रक के बारे में कि नियंत्रक कौन होता है ना। देखिए, जो नियंत्रक आए, है ना, कभी आप बात आए नियंत्रक के तो याद रखेंगे सोडियम और पोटेशियम, है ना। नियंत्रक बात न कर रहा है ये, हाँ, नियंत्रण बोला था घटक नहीं है, श्रृंखला को अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, हाँ, तो नियंत्रित करता है कौन, जिसको बोलते हैं नियंत्रक, है ना। और नियंत्रक का काम करता है कैडमियम के छड़, कैडमियम का रॉड हो गया, बोरोन के रॉड हो गया, है ना। एक होता है इंडियम के छड़ हो गया, इस सब के छड़ काम करता है नियंत्रक के रूप में। अगर यही आए मंदक के रूप में आए ना, तो याद रखेंगे मंदक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल और ग्रेफाइट। याद रखेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता रहता है ना। लेकिन आजकल ये सवाल थोड़ा सा उल्टे तरह से पूछता है, ऐसे थोड़ा ही पूछेगा सीधा भारी मंदक का प्रयोग किया जाता है किस रूप में, भारी जल में, ये सब जान गया है। तो अब सवाल पूछेगा ना कि स्विमिंग पूल रिएक्टर के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे भारी जल का प्रयोग होता है, स्विमिंग पूल रिएक्टर के रूप में, है ना। एक क्वेश्चन पूछेगा ग्रेफाइट संबंधित पूछेगा कि परमाणु पाइल्स के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होगा, ग्रेफाइट के रूप में। दोनों का रखना है अच्छे से, स्विमिंग पूल रहेगा भारी जल, परमाणु पाइल रहेगा तो ग्रेफाइट का, है ना। चलिए, ये दो हो गए नियंत्रक और मंदक। एक होता है शीतलक, एक और होता है शीतलक भी होता है। शीतलक में प्रयोग किया जाता है किसका, शीतलक में प्रयोग करते हैं सोडियम हाँ, सोडियम और पोटेशियम का मिश्रण का प्रयोग करते हैं, सोडियम पोटेशियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। हालांकि इसमें भारी जल का भी प्रयोग करते हैं, CO2 का भी प्रयोग करते हैं, हीलियम गैस का भी प्रयोग करते हैं। तो शीतलक में ये सारी चीज़ का प्रयोग करते हैं, सबको याद रखना है अच्छे से। और एक होता है ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं किसका, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, थोरियम का प्रयोग करते हैं, है ना। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, और कुछ होता है, हाँ, ये सब होता है। प्लूटोनियम भी होता है इसके रूप में, है ना। चलिए, बहुत हो गया, इससे आगे बढ़ाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर को मापने का जो पैमाना होता है गीगर मुलर काउंटर होता है, ठीक ना। चलिए, भारत पहले बार परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 में, 18 अप्रैल 1974 के 18 मई 1974 को किया था। दूसरी बार किया था जो सफल हो गया था कब, 1998 में। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, हाँ, यहाँ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 में है कि वेबर के अनुसार कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है। वेबर के अनुसार कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है। देखिए, परंपरा जो शुरू होता है ना, वो शुरू होता है प्रथा से, है ना। या बोल सकते हैं कि जो परंपरा चल रहा था वो धीरे धीरे लास्ट में जाके, मतलब बहुत वर्षों बाद जाके प्रथा बन जाता है। जिसे हम बोल रहे हैं कि
हमारा जो कोई परंपरा रहा होगा, है, जैसे पहले के ज़माने में था परंपरा, सती प्रथा होने का परंपरा था, लेकिन उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, जो कि वो गलत था, है ना। कुछ प्रथा जो कुछ परंपरा जो सही है उसको प्रथा हम मान लिए हैं। तो परंपरा का जन्म जो होता है ना प्रथा से होता है, या प्रथा का जन्म परंपरा से होता है। बाकी ये सब कानून नौकरशाही सब पुलिस वगैरह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय है। शून्य काल का आशय क्या है? देखो, 12 बजे जो होता है प्रश्नकाल होता है, और उसके बाद 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक के काल को बोलते हैं शून्य काल। शून्य काल का जिक्र मतलब कि चर्चा संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन दिया गया है कि ना मीडिया के द्वारा, तो याद रखेंगे, है ना। 12 और 1 के बीच होता है शून्य काल, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा में हो जाएगा ये, है ना, कि प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई मुद्दा उठाते हैं, है ना। और इस समय मतलब शून्य काल में वैसे मुद्दे होते हैं जो अति आवश्यक हो, जिसको बोल सकते हैं आप अविलंबनीय हो, जिसमें विलंब का उचित बात नहीं है ना। ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं शून्य काल में, है ना। और ये कब से कब? तो 12 से 1 बजे के बीच तक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, संविधान से संबंधित जो है ना कुछ सत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते रहता है, उसको एक्सप्लेन कर देगा, बोलेगा कौन है सा सत्र है ये, तो याद रखिएगा। कुछ सत्र हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एक होता है लेम डक सत्र, है ना। एक होता है कौन? लेम डक सत्र। लेम डक सत्र क्या होता है ना, कि लोकसभा का जो चुनाव हो जाता है, लोकसभा जब नया चुनाव हो जाता है ना, तो जो कुछ हार गया है ना नेता, मतलब उसको अंतिम विदाई देने के लिए बुलाया जाता है लेम डक सत्र, है ना। तो याद रखिएगा, लोकसभा का अंतिम जो बैठक होता है या अंतिम जो सभा होता है उसको बोलते हैं लेम डक सत्र, है ना। उसमें हारा हुआ जीता हुआ सब आता है। और एक होता है सत्र आहूत। सत्र आहूत का मतलब ये होता है कि लोकसभा जो पहली बार बैठक जो बुलाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, तब इसको बोलते हैं सत्र आहूत करना, मतलब सत्र की शुरुआत करना। ये बुलाते हैं कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं, याद रखिएगा, है ना। इसको बोलते हैं सत्र आहूत करना, है ना। याद रखेंगे, एक वर्ष में 2 बार होता है सत्र आहूत, है ना। और 2 के बीच में जो 6 महीने का अंतर होता है, तो सबको पता है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं सत्र के, तो हमारे संसद में ये नियम है, ये लिखा हुआ है कि सत्र जो है 3 प्रकार के होता है। एक होता है कौन? एक होता है बजट सत्र, एक होता है मॉनसून सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र। 3 ही सत्र होता है, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है वो होता है फरवरी से मई तक, है ना। और जुलाई से सितंबर तक होता है मॉनसून सत्र, और नवंबर दिसंबर में होता है शीतकालीन सत्र। तो आप रखेंगे ये सब बजट के बारे में, ठीक ना, सत्र के बारे में। एक देखो होता है इसमें सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब होता है जब पूरा बजट मतलब 1 वर्ष पूरा कार्यकाल बीत गया, है ना, तो सभा को सत्र को स्थगन करना, रोक देना है, तो उसको बोलते सत्रावसान, है ना, पूर्ण रूप से खत्म कर देना, है ना। और इसका वर्णन दिया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 85 के 2 के क में। ध्यान रखिएगा, सत्रावसान हम बोल रहे हैं आर्टिकल 85 के 2 के क में, और आर्टिकल 85 के 2 के ख में है, जो जिसको बोलते लोकसभा का विघटन कर देना, है ना। तो याद रखेंगे, सत्रावसान जो होता है ना वो राष्ट्रपति द्वारा होता है मंत्री परिषद की सलाह पर। सत्रावसान होता है राष्ट्रपति द्वारा होता है और मंत्री परिषद के सलाह पर होता है ना। एक शब्द है स्थगन, है ना, और एक है विघटन। जो स्थगन होता है ना वो तत्काल के लिए होता है, जैसे सदन में कोई हल्ला हंगामा कर दिया, कोई डेकोरम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में करते हैं स्थगन। और ये करता है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति करते हैं। तो याद रखिएगा। और एक शब्द होता है आपको विघटन, जो याद रखिएगा, विघटन जो होता है आर्टिकल 85 के 2 के ख के तहत होता है। तो 85 रहेगा या 85 के 2 रहेगा तो मारिएगा। याद रखिएगा, लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं है, इसलिए राज्यसभा को कहते हैं अस्थायी सदन और लोकसभा को कहते हैं अस्थायी सदन, है ना। करता है विघटन कौन? राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पर? मंत्री परिषद के सलाह पर ही होता है, ऐसे नहीं होता है ना। सलाह नहीं, मंत्री परिषद अगर सरकार में उसकी बहुमत नहीं रहता है तब होता है, या मंत्री परिषद सब चाहे कि हम नहीं रहेंगे सरकार में तब हो जाता है, करता है राष्ट्रपति। तो ऐसे ऐसे होता है ये सब काम, सब याद रखिएगा। ये हो गया 69। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि पूरा PURA का विस्तृत रूप क्या है ना। ये तो करंट अफेयर है, हाँ, ध्यान रखिएगा। पूरा का मतलब होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज एंड
रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि इम्पेक्स IMPX एक सूचकांक किसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए इम्पेक्स जो जुड़ा हुआ है ना वो है प्रवचन से, प्रवचन नहीं बोले, प्रवचन मतलब कि प्रवचन है ना, प्रवसन जिसको बोलते हैं, इमिग्रेंट्स जिसको बोलते हैं। अगर बिहार से कोई आदमी, बहुत सारा आदमी जा रहा है दिल्ली कमाने के लिए, दूसरे देश कमाने के लिए, है ना, तो क्या हो रहा है ना, इमिग्रेट कर रहा है ना। तो इसी से एक डेटा जारी किया गया था जिसको इम्पेक्स बोलते हैं, ठीक ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में है कि फिलिप स्प्रैट नामक एक अंग्रेज को किस मामले में दोषी ठहराया गया था। फिलिप स्प्रैट को जो है दोषी ठहराया गया था मेरठ षड्यंत्र मामला में। मेरठ षड्यंत्र मामला जो है ना 1929 में आया था। ये इसलिए आया था ना कि 31 गो मजदूर जो है ना ट्रेन में काम करता था, वो हड़ताल कर दिया था, है ना, और हड़ताल करने के लिए उकसाया था अंग्रेज ही, है ना। तो उसमें अंग्रेज के 3 नाम आता है, इसमें एक ही को दिया है। देखिए 3 नाम, एक तो हो गया फिलिप स्प्रैट, एक होता है बेन ब्रैडले और एक होता है हचिंसन। तो फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडले और हचिंसन, ये तीनों मिलकर उकसाया था, मतलब कि बढ़ावा दिया था तुम जाके ये सब करो। तो 31 को मत किया था, हालांकि जज में पकड़ाया था तो इसको फिर सजा दिया, भगा दिया गया था, दूसरा देश से आया था, ये ब्रिटिश का ही था। तो आज रखेंगे ये 1929 में घटना हुआ था जिसको कहते हैं मेरठ षड्यंत्र। एक ऑप्शन दिया होगा आपका लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था 1929 में हुआ था, है ना। 1928 ईस्वी में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु जो है ना, एगो जूनियर अधिकारी था जिसको बोलते हैं जॉन सैंडर्स, उसको गोली मार के हत्या कर दिया था। तो ये घटना था 1928 के, लेकिन 1929 में चला मेरठ में मामला, तो इसको बोलते हैं मेरठ षड्यंत्र 1929 में, है ना। और इसी के तहत 23 मार्च 1931 ईस्वी को इस तीनों को फांसी दे दिया गया था। इसीलिए मनाते हैं 23 मार्च को शहीद दिवस, है ना। तो ये याद रखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर इसी में और आगे है ऑप्शन एक और दिया हुआ है कानपुर षड्यंत्र मामला। कानपुर षड्यंत्र मामला का जो मामला आया था वो आया था 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में रूस के बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित होके कुछ लोग, उसमें से एक का नाम आता है M.A. सांडेकर का नाम आता है, और एक प्रमुख नाम आता है M.N. राय। ये दोनों मिल रूस के बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित होकर के जो है, ये दोनों भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते थे। और इस कम्युनिस्ट विचारधारा से को लेकर के ये सब चाहते थे कि भारत से ब्रिटिश को पूरा का पूरा खत्म ही कर दिया जाए, है ना। इसके लिए जो है क्रांति मतलब बना रहे थे, लोगों को एकजुट कर रहे थे। और पता चल गया इसी समय उसको 1924 में पता चल गया क्या, ब्रिटिश सरकार को। तब M.N. सांडे को जो है ना जेल में बंद कर दिया गया, है ना। हालांकि बाद में 1925 ईस्वी में M.N. राय जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। आज बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किया है, M.N. राय कब किया, 1925 ईस्वी में, है ना। तो ये था आपका कानपुर षड्यंत्र मामला, जिसको बोल्शेविक मामला भी बोलते हैं। और एक ऑप्शन दिया हुआ चटगांव मामला, चटगांव षड्यंत्र मामला। चटगांव आर्मरी एक्ट भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि चटगांव मामला में जो है ना एक था मास्टर प्यार से उसका उपनाम दिया गया था, मास्टर सूर्य सेन जो थे ना, मास्टर सूर्य सेन। बात यह है 1930 ईस्वी के, मास्टर सूर्य सेन चाहते थे कि अंग्रेज का जितना भी शस्त्रागार था, जिसका जहाँ पर उसका शस्त्र वगैरह रखे होते थे, सबको लूट लिया जाए। और सबसे मेन जो था वो चटगांव का था, और वहीं पे ये मास्टरमाइंड लगाए थे। अपना ये 65 गो एकदम पूरा युवा लड़का लड़की को नियुक्त किए थे, है ना। और इसमें क्या किए ना, ये सबको ब्रिटिश सैनिक जो होता है उसका सिपाही का बस, उसका कपड़ा उसने टाइप का दे दिए और उसको भेज दिए लूटने के लिए, है ना। हालांकि बहुत सारा लुटाया भी था, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, है ना। इसमें उसको मार भी दिया गया। यही था आपका चटगांव मामला। हालांकि इसमें घोषणा भी कर दिए थे कि हम राष्ट्रपति हो गए हैं, भारत को आज़ाद करवा देंगे, है ना, मास्टर सूर्य सेन। तो इसको मास्टर की उपाधि दिया गया था। इसी में एक नाम आता है प्रीति लता नाम की एक लड़की थी जो इसमें शामिल थी। तो मतलब कि सजा के डर से वो जहर खा ली थी। अलग जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ कहीं ना कहीं, हमको ध्यान नहीं है कहीं, लेकिन पूछा हुआ है। प्रीतिलता जहर खा ली थी। और इसी में का नाम आता है कल्पना दत्त के। कल्पना दत्त जो है ना, उसको मतलब जेल हो गया था, आजीवन जेल हो गया था। इसमें जितना भी पकड़ा था सबका आजीवन जेल हो गया था, अंडमान में सबको भेज दिया था ब्रिटिश लोग। तो ऐसे मामला था, चटगांव मामला था।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 72 हो गया ना। चलिए अब 73 में आते हैं। 73 में है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है। तो नामदफा जैसे भी नाम आए तो नाम में उसमें क्या है, एक ही को है, अरुण नाम होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ठीक ना। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में बहुत फेमस जो आजकल पूछता है केबुल लाम जाओ, है ना, तैरता हुआ पार्क ये है, वो मणिपुर में है। और एक और है जो जल्दी नहीं पूछता है, सिरुई भी मणिपुर में ही है, याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बन सकता है। सिरुई राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। असम में है एगो काजीरंगा, गैंडा यहाँ के फेमस है, और हाल 2024 में मोदी जी वहाँ पे घूमने गए हैं, है ना। ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है, उसी के अवसर पर मोदी जी घूमने गए थे काजीरंगा में, तो यहाँ से सवाल बनने का चांस ज़्यादा बनता है, याद रखिएगा। और असम में ही है मानस है, नामेरी है, ओरांग है, ये सब राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पे। कौन कौन, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, ये सब कहाँ पे है, अथी में, असम में। और उड़ीसा में दो को बहुत फेमस है, एगो है सिमलीपाल और एगो है सतकोसिया नेशनल पार्क, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो हर्बल पार्क का जो उद्घाटन किया गया है ना, वो किया गया है आपको उत्तराखंड में। ऐसे भी उत्तराखंड ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे किया गया है। हाँ, ये तो करंट अफेयर था, इसमें ध्यान देने की जरूरत है नहीं, नया करंट अफेयर पढ़ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 75 में है कि किस देश ने एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये रूस किया था, है ना, रूस किया था। ये करंट अफेयर ये। तो इस तरह से आपका खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 75 तक। लगभग 1 घंटा हो गया है टाइम, है ना। 1 घंटा का ही बनाएंगे जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो अब तक जो हो गया है ये वाला, मतलब कि 26 दिसंबर 2021 का जो सेट था दरोगा का, उसमें 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये पार्ट 3 रहेगा, तीसरा वीडियो, है ना। पार्ट 4 आएगा अगले 1 घंटा में, अगले दिन, ठीक है। थैंक यू।